कारण क्या होते हैं? देखिए, खांसी के अनगिनत कारण होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो एलर्जिक खांसी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलर्जिक खांसी हमेशा एलर्जी से रिलेटेड होगी। उसमें आपको किसी फूड से, ठंडी चीज़ों से, या फिर किसी को कुछ स्वीट वगैरह खाने से, चॉकलेट खाने से, या फिर वेदर चेंज की वजह से आपको खांसी हो सकती है। फिर इन्फेक्शन की वजह से खांसी होती है। इन्फेक्शन की वजह से जो खांसी होती है उसमें क्या होता है कि आपके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से खांसी आने लगती है, जिसमें निमोनिया वगैरह आता है, या आपकी चेस्ट में पानी भर जाए, प्लूराइटिस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, ट्यूबरक्यूलोसिस जहाँ पर पेशेंट को कंटिन्यूसली खांसी होती है और खांसी के साथ में उनको वीकनेस वगैरह होने लगता है या उनका वजन कम होने लगता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं उसके हिसाब से डायग्नोज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक ओरिजिन, अभी जैसे गैस्ट्रिक मतलब कि आपको उसमें जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जहाँ पर खाना आपका हजम नहीं हो रहा है, एसिडिटी, उसकी वजह से आपको रिफ्लेक्सेस आते हैं, मतलब कि आपका जो भी खाना आप खाते हो मुंह में ऊपर की तरफ आने लगता है और उसकी वजह से वो बार बार ऐसा होता है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से आपको खांसी आने लगती है। फिर किसी डिजीज की वजह से आपको खांसी आ सकती है, जैसे आपको कोई लंग्स में कुछ डिजीज है या फिर थ्रोट में कुछ डिजीज है, आपको जैसे कोई डिजीज है, सीओपीडी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीजेस किसी को है, लंग्स में कुछ लंग्स की कोई बीमारी है, थ्रोट में कुछ उनको कोई डिजीज हो गई है, तो उसकी वजह से पेशेंट को खांसी आने लगता है। बेसिकली जहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए या कुछ ऑब्स्टिकल, मतलब कि जो एयर पैसेज है वहां पर कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाए, या जो उसका पैसेज है वो कहीं ना कहीं नैरो डाउन हो जाए, जिसकी वजह से एयर जो है वो बराबर से नहीं पास हो, उसके वजह से आपको खांसी आ सकती है। मैंने इस तरह से आपको थोड़े कॉमन कॉजेस के बारे में आपको बताया है, लेकिन फिर भी जैसे किसी को लंग कैंसर हो जाए या थ्रोट में कुछ कैंसर वगैरह की समस्या हो, वहाँ पर भी पेशेंट को इस तरह से खांसी आती है। या कई बार खांसी के साथ में पेशेंट को ब्लड वगैरह भी आने लगता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या हो रही है, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो आपके सिम्टम्स को देखकर एनालाइज करेंगे कि आपको किस तरह की खांसी है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? देखिए, डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो इन्फेक्शन है, खांसी का जो इन्फेक्शन है वो किस टाइप का है। वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या कोई डिजीज है, वो सब हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हिस्ट्री से आपको काफी कुछ अंदाजा आ जाता है कि पेशेंट को किस तरह की खांसी हो रही है। सीबीसी काउंट करते हैं, यानी टोटल ब्लड काउंट हम लोग चेक करते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट काउंट उनका कैसा है, आरबीसी काउंट कैसा है, हीमोग्लोबिन वगैरह कैसा, वो सारा जो बेसिक पैरामीटर्स है वो चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आता है चेस्ट एक्सरे, देखा जाता है चेस्ट में आपके कुछ एब्नॉर्मलिटीज दिखाई दे रही है या चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो उसके आधार पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये जो रिपोर्ट्स है नॉर्मल है, उसके बाद भी पेशेंट को कॉफ बना हुआ है, तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हैं, जैसे सीटी स्कैन वगैरह या एमआरआई वगैरह चेस्ट का किया जाता है, लंग फंक्शन टेस्ट। तो इस तरह के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम पेशेंट को डिजीज को डायग्नोज करने के लिए करते हैं। ट्रीटमेंट की मैं अगर बात करूं तो डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट पेशेंट जो आया आपके पास कौन से स्टेज में है, एक्यूट प्रॉब्लम को लेकर आया है या क्रॉनिक प्रॉब्लम को लेकर आया है। एक्यूट को लेकर आया है तो सबसे पहले अगर मैं होम्योपैथिक की बात करूं तो होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट देने का तरीका होता है, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, वो केस लेकर ही होता है। हाँ, एक्यूट में शॉर्ट हिस्ट्री लेकर आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और अगर क्रॉनिक है तो आपको पूरा लॉन्ग हिस्ट्री लेना पड़ेगा, जहाँ पर पेशेंट के बारे में सारी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको बहुत समय से, लंबे समय से खांसी हो रही है। तो वो पॉजिटिव फैक्टर को फाइंड आउट करके और पूरी हिस्ट्री को एनालाइज करके फिर एक मेडिसिन देनी होती है, जिससे उनका जो डिजीज है धीरे 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 रूट से खत्म हो जाए। अब अगर एक्यूट में भी उनका जो भी केस के अकॉर्डिंग मेडिसिन आती है, होम्योपैथिक में वैसे दिया जाता है। एलोपैथिक में आप एंटी एलर्जिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह लेने के लिए एडवाइस किया जाता है।
अभी प्रिकॉशन कैसे लेना है, देखो जब भी आपको कॉफ हो रहा है सबसे पहले तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि आपका जो खांसी है वो किस चीज़ की वजह से हो रहा है और कौन कौन सी चीज़ें ट्रिगर कर रही है। जब आपको पता चल जाएगा ये चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं या उसके कांटेक्ट में कम जा सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आप उसके कांटेक्ट में जा भी रहे हैं तो आप प्रिकॉशन लेकर फिर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डस्ट की एलर्जी है तो जब भी आप बाहर जा रहे हैं आप ट्राई करें कि मास्क वगैरह लगा कर जाए, अपने फेस पर स्कार्फ वगैरह बांध कर जाए, कवर करके जाए, ताकि डस्ट का जो एक्सपोजर है वो कम से कम हो। अगर आप घर में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेडशीट या फिर स्मॉल पार्टिकल्स होते उसकी वजह से आप एलर्जिक है, तो आप अपने घर में ट्राई करिए कि जितना हो सके साफ सफाई का ध्यान दीजिए। बेडशीट को भी अगर पॉसिबल हो तो ऑल्टरनेट डेज में अच्छे से क्लीन करके उसको रखना है, धुलना है अच्छे से और अच्छे से ड्राई करके उसको यूज़ करना है, ताकि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो। कई बार क्या होता है, पर्दे हमारे जो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक धुलते नहीं है, तो जो एलर्जिक है उनको उससे भी एलर्जी होने लगती है। हमारे जो गद्दे होते हैं जिस पर हम सोते हैं, जनरली हम बहुत बार उसको इग्नोर कर देते हैं, तो अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर वगैरह है तो उससे आप उसको क्लीन कर दीजिए। और अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो एटलीस्ट आप उसको सनलाइट में रख दीजिए, ताकि उसका जितना भी डस्ट वगैरह है वो चला जाए और उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह आए हैं वो कहीं ना कहीं आप उसको रिड्यूस कर पाए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से सांस छोड़नी है और उसको काउंट करना है, या फिर आप ओम इस तरह से चैंटिंग कर सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं आप वो इस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप अल्लाह यूज़ कर सकते हैं, आप ओ जीसस इस तरह से। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। आप बलून को लीजिए, बलून में क्या कीजिए, मुंह में सांस भरिए, उसे वो एयर बलून में ट्रांसफ़र कीजिए, फिर मुंह में सांस भरिए, फिर बलून में ट्रांसफ़र कीजिए। इस तरह से करेंगे तो आपके जो लंग्स के मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप जब भी ब्रीथ करते हैं ना, इनहेल करना है, एक्सेल करना है, इनहेल करना है, सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो भी काफ़ी आपको हेल्प होगा। दूसरी चीज़, फिजिकल एक्टिविटी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर आपको सांस से संबंधित कोई समस्या है तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना है। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना जो बहुत रनिंग करते हैं और उसकी वजह से उनको ब्रेथलेसनेस होने लगता है। तो आप ट्राई कीजिए, रनिंग मत करो, आप सिंपल वॉक करो। जितना देर तक आप कर पाते हैं, मतलब एटलीस्ट आप है ना 15-20 मिनट, आधे घंटे भी वॉक करेंगे तो भी सफिशिएंट है, बट आप करो। अब उसमें कैसे होता है, कई बार आपको ब्रेथलेसनेस होने लगता है, आप थक जाते हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रेस्ट करो और फिर करो। लग रहा है वो भी आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो आप बेसिक सिंपल एक्सरसाइज करो जिसमें आपकी जॉइंट्स जो है उसका मूवमेंट्स होना चाहिए। डॉक्टर को बराबर से दिखाइए, आपका जो भी फॉलोअप है उसको टाइम पर करिए। कभी भी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी क्या होती है, एक सीड होती है, एक बीज होती है। जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो प्लांट और कब ट्री में कन्वर्ट हो जाती है हमको पता भी नहीं चलता, और फिर हम यहाँ से वहाँ डॉक्टर के चक्कर लगाया करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।